जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए अप्रूव किए 20,000 करोड़ रुपीस के एयरक्राफ्ट। भारत के 100% मेड इन इंडिया AK-203 का नाम होगा शेर। भारत बना यूके के F-35B का सबसे एक्सपेंसिव पार्किंग स्पॉट। पाकिस्तानी मीडिया की प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट वाली रिपोर्ट निकली फर्जी। और भारतीय सेना के एक सोल्जर को जासूसी करने के आरोप में किया गया है गिरफ्तार। इकोनॉमिक टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स यानी कि एवैक्स प्लेटफॉर्म के प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दे दी है। इस पूरी परियोजना की जो लागत है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपीस तक होने वाली है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स को 6 नेक्स्ट जनरेशन के एवैक्स प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे और जिसमें DRDO, एयरबस और इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करेगी। और DRDO के जो स्वदेशी एवैक्स सिस्टम्स हैं तो उन्हें एयरबस के A321 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये जो नए एवैक्स प्लेटफॉर्म्स हैं तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगे, जो कि लंबी दूरी पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने से लेकर ग्राउंड बेस्ड थ्रेट्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे। और जिन्हें नहीं पता है तो उनकी जानकारी के लिए आसान से शब्दों में समझा देते हैं कि जो एवैक्स प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही है। ये एक स्पेशल एयरक्राफ्ट होता है जिसके टॉप पर एक बड़ी सी रडार माउंट होती है और फिर उस रडार के साथ हवा में उड़ान भरते हुए ये जो एयरक्राफ्ट है ये हवा और ज़मीन दोनों ही जगहों पर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है। यानी कि आप इसे एक फ्लाइंग कंट्रोल टावर और रडार स्टेशन भी कह सकते हैं, जिससे हम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को देख सकें, अपने फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को गाइड कर सकें और एक बड़े एरिया पर मिशन को आसानी से मैनेज कर सकें। और ये मिशन के दौरान कमांडर्स और पायलट्स को एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और भारतीय वायुसेना के नए एवैक्स प्लेटफॉर्म में भारत के स्वदेशी नेत्र रडार के अपग्रेडेड वर्जन या यूं कहें सेकंड जनरेशन वेरिएंट नेत्र मार्क 2 को इंस्टॉल किया जाएगा। और बाकी जो पूरी परियोजना है ये लगभग 3 वर्षों के अंदर कंप्लीट होगी। और वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना की सर्विस में टोटल 6 एवैक्स प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जिनमें से 3 हैं DRDO के स्वदेशी नेत्र मार्क 1 जिन्हें माउंट किया गया एम्ब्रियर के ERJ-145 एयरक्राफ्ट पर, और बाकी 3 इजरायली बिल्ट फैल्कन एवैक्स सिस्टम के साथ जिन्हें माउंट किया गया है रशिया के इल्यूसिन Il-76 पर। और योजना के अनुसार 2028-29 तक भारतीय वायुसेना के पास टोटल 17 एवैक्स प्लेटफॉर्म्स होने की उम्मीद है। ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि अमेठी में स्थित भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर फर्म IRRPL यानी कि इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे AK-203 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये जो राइफल है ये दिसंबर 2025 तक 100% स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लेगी। और पूरी तरह से स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल को नाम दिया गया है शेर। और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सभी AK-203 असॉल्ट राइफल्स की जो डिलीवरी है वो दिसंबर 2032 तक कंप्लीट हो जाएगी। और अभी तक भारतीय सेना को करीब 48,000 राइफल्स ऑलरेडी सप्लाई की जा चुकी हैं, जिनमें 50% तक का स्वदेशी कंटेंट है। और जो 100% स्वदेशी कंटेंट वाली AK-203 असॉल्ट राइफल है वो 31 दिसंबर 2025 तक डिलीवर की जाएगी और यही राइफल शेर के नाम से जानी जाएगी। और जो आने वाले 5 महीने हैं तो उनमें 70,000 राइफल सप्लाई होनी है, जिनमें 70% तक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा। बाकी इस बात के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि इन राइफल्स की जो डिलीवरी है वो 2030 के मध्य तक ही कंप्लीट कर दी जाए, यानी कि अपने एक्चुअल टाइमलाइन से 22 महीना पहले। और उनका ये भी कहना है कि साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने भारत में बनने वाली AK-203 राइफल्स को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और जबकि 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य एजेंसीज भी हैं जिन्होंने इसी राइफल की खरीद के लिए IRRPL को अप्रोच किया है। और अगले साल से जो ये भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है ये 1.5 लाख के नंबर्स के साथ बल्क में राइफल्स को प्रोड्यूस करेगा, जिनमें से 1.2 लाख राइफल्स आर्मी को मिलेंगी और बाकी की 30,000 पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस और कुछ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जाएंगी। और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि आगे चलकर भारतीय सेना की इन्फेंट्री विंग की ये स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल होने वाली है, जो कि अभी तक इंसास थी। लगभग महीने भर से भारत में ग्राउंडेड पड़ा यूके का जो F-35B है तो उसके मेंटेनेंस का जो कार्य है वो अपनी फाइनल स्टेजेस में प्रवेश कर चुका है। और एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने के बाद इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंस्पेक्ट करने के साथ साथ इसकी सेफ्टी चेक्स भी देखे गए हैं। हालांकि यूके की तरफ से अभी तक ऑफिशियली तो नहीं बताया गया कि इसके मेंटेनेंस का जो कार्य है उसका स्टेटस क्या है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को जुलाई के 4थे सप्ताह तक इसके बेस स्टेशन में वापस ले जाया जाएगा। और द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मरम्मत करने के लिए जो यूके का क्रू है तो उसने एरोड्रोम एंट्री परमिट के लिए भी अप्लाई किया है, जो कि एक तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है एयरपोर्ट के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को एक्सेस करने के लिए।
और बाकी जिस हैंगर में इस एयरक्राफ्ट की मरम्मत का कार्य चल रहा है तो वहाँ पे इंडियन स्टाफ की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और आप सभी के मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि इस एयरक्राफ्ट को भारत में ग्राउंडेड हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो इस एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग के लिए भारत के जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या उसका भी कोई अमाउंट है जो कि यूके भारत को देगा? तो इसका आंसर है हाँ, और स्पुतनिक इंडिया की तरफ से इस आंकड़े को जारी भी किया गया है, जिसमें बताया गया कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में जो ये F-35 भी ग्राउंडेड है लगभग 33 दिनों से, तो यहाँ पे इसकी 1 दिन की पार्किंग की फीस है 26,261 रुपीज़ और 33 डेज़ के हिसाब से ये हो चुका है 8,66,613 और अभी ये लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अभी तक एयरक्राफ्ट यहीं पर ही है। और आपके हिसाब से ये अमाउंट कितना और बढ़ेगा तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। वैसे ब्रिटेन जितना अमाउंट दे उतना कम ही लगेगा क्योंकि इन्होंने हमसे जितना लूटा है तो उसको चुकाने में तो उनको जन्म लग जाएंगे और ये एक तरह से यूके के लिए वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्किंग स्पॉट भी साबित हो रहा है। और अगर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स में इंटरेस्ट है और खास करके ऐसे भी अपडेट्स जिन्हें जानबूझकर वेस्टर्न मीडिया में छुपाया जाता है, तो आप द ग्रिड के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कभी किसी को जीवन में यूजलेस फील हो रहा हो तो वो पाकिस्तानी मीडिया को देख ले। और अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो वो आप इस लेटेस्ट न्यूज़ से समझ सकते हैं। तो हुआ यह कि पाकिस्तानी मीडिया जियो टीवी ने एक हेडलाइन जारी करी कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान विजिट करेंगे और ये न्यूज़ थी गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से। तो बस फिर क्या था, पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा विंग ने सोशल मीडिया पर ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि जो ट्रंप है वो पाकिस्तान आने वाले हैं और फिर से अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती, ब्रोमांस वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा था। लेकिन अब इस कहानी में छोटा सा मोड़ आया है जिसमें यूके की तरफ से अनाउंस किया गया है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो असल में 18 सितंबर को यूके की विजिट पर रहेंगे। और हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो यूके विजिट है वो 17 सितंबर से 19 सितंबर तक रहने वाली है। अब इस पर हम कहें तो कहें क्या और बोले तो बोलें क्या? अगर कुछ कहेंगे तो हमारे पड़ोस के कुछ लोग हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, पर खैर क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो फिर भी कहेंगे। तो हम तो बस यही कहेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया को अब सूखे नशे बंद कर देने चाहिए क्योंकि वो सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। और हाँ, इसे केवल पाकिस्तान के जियो टीवी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक और मीडिया विंग समा, तो उसने भी कवर किया था और प्रोपेगेंडा फैलाने के मामले में ये पाकिस्तान के फेवरेट चैनल्स में से एक है। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि Squadron.in पर कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल चल रही है जिसमें आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में कारगिल से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं। तो Squadron.in पे जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में भारतीय सेना के एक सर्विंग सोल्जर को गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान देविंदर सिंह के तौर पर हुई है और इसे 14 जुलाई को उरी से गिरफ्तार किया गया था। और इससे पहले जो एक्स आर्मी मैन गुरप्रीत सिंह को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तो उसने ही इंटेरोगेशन में इस बात को खुलासा किया था कि देविंदर सिंह भी आर्मी के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करने में शामिल था। और बाकी इस पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क में इस देविंदर सिंह की सटीक भूमिका क्या थी तो उसकी जाँच अभी भी चल रही है। लेकिन ये गिरफ्तारी भी पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को बस्ट करने में एक बड़ी सफलता की तरह है। और वैसे अगर आप में से किसी को ये जानने में दिलचस्पी है कि भारतीय सेना के जो सोल्जर्स इस तरह से जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है, तो अगर आपको जानना है तो इस पर एक डिटेल वीडियो हमने डिफेंस स्क्वाड के इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि L&T ने HAL को तेजस मार्क 1 की विंग असेंबलीज का पहला सेट हैंडओवर कर दिया है और जो L&T है वो एनुअल बेसिस पर 4 विंग्स के सेट को सप्लाई करेगी जिसे बाद में एडवांस असेंबली प्रोसेस और ऑटोमेशन के माध्यम से 12 सेट्स पर एनम तक बढ़ाया जाएगा। और तेजस मार्क 1 के लिए भारत के प्राइवेट फर्म द्वारा बनाए गए ये पहली विंग असेंबलीज हैं। और जबकि तेजस मार्क 1 वाली परियोजना में और भी कई सारी प्राइवेट कंपनीज शामिल हैं जैसे कि लक्ष्मी मशीन वर्क्स, टाटा एडवांस सिस्टम्स, अल्फा टोकोल, VEM टेक्नोलॉजीज और एम्फिनॉल। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक मुदस्सर अहमद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज भारत के परमवीर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों की 82 बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों थे वो किस वॉर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो Squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।